दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1967 के समय से, जब धरती से मार्स पर जाने के लिए व्लादिमीर को स्पेसक्राफ्ट के जरिए लाल ग्रह यानी कि मार्स पर भेजा जा रहा था। मगर नासा की यह कोशिश तब नाकामयाब हो गई जब कॉमरूप का स्पेसक्राफ्ट अचानक से टेक्निकल इश्यू का सामना करता है और एक झटके में उनका शिप पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो जाता है। अब स्पेसक्राफ्ट के साथ कॉमरूप की मार्स पर जाने की पहली कोशिश उनकी मौत के साथ अधूरी रह जाती है। इस दिन के बाद कॉमरूप को एक लेजेंड की तरह माना जाने लगा था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि वो मार्स पर जाते वक्त अपनी मौत के साथ खेल रहे थे और इसी के साथ कई साल बीत जाते हैं। अब इस समय में बिलियनियर मेयर की सहायता से एक बार फिर से मार्स पर जाने की तैयारी की जाती है, जहाँ मेयर ने इस जर्नी को पूरा करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति को दांव पर लगा दिया था। दरअसल मेयर एक बिलियनियर है और उसने 4 साल पहले से मार्स पर जाने की सोच रखे थे, मगर उसके इस मकसद के पीछे कई राज भी छुपे हुए थे जिन्हें हम कहानी में आगे देखेंगे। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए मेयर अपने सभी पैसे और जायदाद को दांव पर लगा देता। मगर इस सफर को पूरा करने के लिए उन्हें अपने शिप के लिए एक अहम एस्ट्रोनॉट की जरूरत पड़ने वाली थी। एक दिन जीन आम दिनों की तरह टीवी पर न्यूज देख रही होती है, तभी उसे बिलियनियर मेयर की तरफ से उसे मार्स पर जाने के लिए चुना जाता है और जीन इस मौके को बिना देरी किए हाँ कर देती है। इसी तरह जीन के साथ बाकी एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के सफर के लिए भेज दिया जाता है। समय के साथ साथ 10 महीने बीत जाते हैं, जब स्पेसशिप और मार्स की लैंडिंग में सिर्फ 24 घंटे का फासला रह जाता है। इस समय पर सभी एस्ट्रोनॉट्स को एक चौंकाने वाली खबर से रूबरू करवाते हैं। दरअसल उनका सपना था कि वो और उनके साथी मार्स पर जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट्स बने, मगर 2 हफ्ते पहले जिलियन नाम की कंपनी ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहले ही मार्स पर भेज दिया था। इस खबर ने सभी के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि जहां मेयर ने अपने सारे पैसे लगाए थे, वहीं बाकी लोगों ने फर्स्ट मैन ऑन मार्स का सपना सजाया हुआ था। तभी मार्स उन्हें एक क्लिप दिखाता है जिसे उन्होंने जिलियन स्पेस Z1 के क्रूमेट से हासिल किया था। इस क्लिप में जिलियन के क्रूमेट के रिकॉर्डिंग थे जब उसे 2 हफ्ते पहले मार्स के लिए भेजा गया था, मगर उस व्यक्ति के मार्स पर पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ हादसा हो गया, जिसके बाद वो रहस्यमय तरह से गायब हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें उसने बताया कि मार्स पर एक बड़ा खतरा उन सभी का इंतजार कर रहा है। अब इस क्लिप की सारी जानकारी देख सभी एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर जाने से मना कर देते हैं, मगर मेयर इस बात को लेकर राजी नहीं होता, इसलिए वो इस मिशन को जारी रखने का ऑर्डर देता है ताकि वो मार्स पर जाकर उन सभी फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स की मदद कर सके जो Z1 में सवार तो थे, लेकिन उनके मार्स पर जाने के बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। अब समय के साथ मार्स पर पहुंचने का सिर्फ आधा घंटा रह गया था, तभी कैप्टन ने स्पेस AI आयरीन से मार्स पर लैंडिंग के लिए पूरी तैयारी करने को कहा और इसी के साथ सभी एस्ट्रोनॉट्स अपनी पूरी तैयारी के साथ मार्स को पहली बार देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर ठीक लैंडिंग से पहले उनके शिप में कुछ गड़बड़ी होने लगती है, जहां उनका शिप अपने पिछले हिस्से से डिटैच नहीं हो पाता। अब कैप्टन सबकी जान बचाने के खातिर बाहर जाने का डिसाइड करते हैं और वो उस शिप के पिछले हिस्से की गड़बड़ी को ठीक करने में जुट जाते हैं। मगर महज कुछ पलों बाद उनके स्पेस शिप की एक इक्विपमेंट से टक्कर हो जाती है और कैप्टन स्पेस में बाहरी तरफ उड़ने लगते हैं। इसी वक्त तक सभी लोगों को समझ में आ चुका था कि वो चाह कर भी कैप्टन की जान बचा नहीं सकते, जिसके बाद शिप सीधे मार्स पर लैंडिंग करने के लिए चल पड़ता है, जहां लैंडिंग करना किसी मुसीबत से कम नहीं था। लेकिन वो कैसे भी करके शिप को मार्स पर लैंड करवा ही देते हैं, पर इस बीच शिप का ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाता है और तब तक AI आयरीन ने भी खुद को स्विच ऑफ कर लिया था। 10 महीनों में जीन और कैप्टन की नजदीकियां बढ़ चुकी थी, इसलिए वो कैप्टन की मौत से टूट जाते हैं, जिसके बाद साइमन उन सभी को एक मुसीबत के बारे में बताता। उसका कहना था कि अगर वो अगले कुछ घंटों में स्पेसशिप में लाइट को वापस नहीं ला पाएंगे तो उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो एक सुझाव देता है। साइमन ने बताया AI आयरीन के पास ऑटोमेटिक पावर रिस्टोर का ऑप्शन है, मगर आयरीन इस टाइम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें मैनुअली स्पेसशिप को रिस्टोर करना होगा। अब स्पेसशिप को रिस्टोर करने के लिए उन्हें Z1 की शिप को ढूंढकर वहाँ से बैटरीज को लाना होगा, जिसके बाद वो उसके इस्तेमाल से अपने शिप और लाइट की व्यवस्था को वापस ला सकते हैं। अब इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स रोवर्स की मदद से Z1 को ढूंढने निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें शिप के बजाय एक पड़ा हुआ घायल शख्स मिलता है। जीन बड़ी हिम्मत के साथ उस शख्स को अपने साथ लाने का डिसाइड करते हैं, पर तभी जीन को उस शख्स के बगल में एक ब्लैक बॉक्स मिलता है। इस तरह वो सभी एस्ट्रोनॉट्स उस शख्स के साथ अपने स्पेसशिप पर वापस आ जाते हैं, मगर एस्ट्रोनॉट यान शिप को खोलने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि स्पेसशिप में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए वो उन्हें अंदर दाखिल करके खुद की जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मगर तभी साइमन जब तक आयरीन को रिबूट करने में हर बार नाकामयाब हो रहा था, वो अचानक से उस अनजान शख्स के होश में आते खुद ब खुद आयरीन को रिबूट कर देता है। इस पल के बाद यान को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद उस अनजान शख्स की जांच शुरू हो जाती है।
जहां उसकी जानकारी पाकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। असल में वो अनजान शख्स खुद कॉमरोव था, जिसने साल 1967 में पहली बार मार्स की ओर रुक गया था, मगर शिप में किसी टेक्निकल इशू के चलते उसे मौत का सामना करना पड़ा था। अब इसी कॉमरोव को सामने देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए उसकी जांच के लिए अमेरिकन एजेंसी से उसके बारे में पूछा जाता है और तभी उन्हें पता चलता है कि यह शख्स जो कुछ बता रहा है वो बिल्कुल सच है। मगर ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि कॉमरोव को मरे हुए कई साल बीत चुके थे और उसका इतने सालों तक स्पेस में जिंदा रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इस पल के बाद जीन ने अकेले में कॉमरोव से बात करने की कोशिश की, जहां उसने कॉमरोव को बताया कि जब वो छोटी थी तो उसके पिता ने उसे स्पेस मिशन की कहानियां सुनाई थी, जिन्हें सुनकर जीन ने खुद को एस्ट्रोनॉट बनाने की ठान ली थी। मगर अपनी इंस्पिरेशन को सामने देख उसके लिए ये किसी भावुक पल से कम नहीं था। इसके बाद जीन ने कॉमरोव को उनकी सारी सच्चाई बताई, जहाँ कॉमरोव की डेड बॉडी को कई साल पहले उसके परिवार ने दफना दिया था। इन सब बातों को कॉमरोव बड़ी सरलता से सुनता है और खुद को शांत रखने में कामयाब होता है, पर अब स्पेसशिप की हालत ने साइमन और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। असल में स्पेसशिप खुद को स्टेबल करने में कामयाब तो हो चुका था, मगर फ्यूल की कमी के कारण वो शिप को स्टार्ट कर पृथ्वी पर नहीं जा सकते थे। अब इसी दौरान कॉमरोव जो अब तक सभी की निगरानी में था, वो अचानक सबकी नजरों से गायब हो जाता है। इस तरह सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं और तब उन्हें समझ में आता है कि स्पेसशिप से एक सूट गायब है, जिसका मतलब ये है कि कॉमरोव सूट को लेकर कहीं चल पड़ा है। अब कॉमरोव को ढूंढने के लिए थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ उसकी थर्मल हीट को ढूंढकर उसकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। उसे पकड़ने के लिए जीन अपने 3 साथियों के साथ उसका पीछा करती है। इसी दौरान अलेक्जेंड्रा को जांच से पता चलता है कि कॉमरोव के शरीर में डीएनए के 3 लेयर्स थे, जो कि किसी आम इंसान के शरीर में नहीं होते। इसलिए अलेक्जेंड्रा को समझ आ चुका था कि वो जिस कॉमरोव को इंसान समझ रहे हैं, असल में वो इंसान है ही नहीं। वही जीन और उसके साथी काफी मशक्कत के बाद कॉमरोव को ढूंढ लेते हैं, मगर वो किसी इंसानी पत्थर के पास खड़ा होता है और जब जीन उसके पास जाते हैं तो कॉमरोव उसे एक छोटा सा पिरामिड उसके हाथ में सौंपते हुए बताता है कि मार्स तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। ये बात जीन और बाकी लोगों को समझ नहीं आती और वो कॉमरोव को अपने साथ शिप पर वापस ले आते हैं। इसी बीच ज़िलियन कंपनी का मालिक किसी बीमारी की वजह से खुद का इलाज करवाने में लगा हुआ था, मगर तभी इसे अपने साथियों से जानकारी मिलती है कि मार्स पर गए एस्ट्रोनॉट्स को शिप पर एक अनजान शख्स मिला है, जो इंसान की तरह दिखता तो है लेकिन वो इंसान नहीं है। वहीं मार्स पर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स को कॉमरोव के द्वारा दिखाए गए पत्थर की जानकारी मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि इस पत्थर पर बनाए गए डिजाइन हूबहू अर्थ पर पाए गए एंशिएंट डिजाइन से मैच खा रही थी। यानी इसका मतलब मार्स का धरती के साथ एक पुराना रिश्ता तो था, लेकिन सवाल यह आता है कि इस पत्थर का ओरिजिन कहाँ से आया है। असल में 2 जवाब सामने आते हैं। पहला, धरती पर पहले भी मार्शियंस आ चुके हो और वो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन से इंस्पायर होकर यहाँ उन्होंने उन डिजाइन को उतारा हो, या दूसरा ये होगा कि धरती के लोग यानी कि हमारी प्रजाति के लोगों ने मार्स के लोगों से इसके बारे में जानकारी ली होगी और वो इस तरह की कला को दोहराने लगे होंगे। इस सवाल ने लोगों को खुद के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं शिप पर मौजूद लोग इस बात से परेशान थे कि वो चाह कर भी वापस पृथ्वी पर नहीं जा सकते थे, मगर तब तक ज़िलियन ओनर गोल्डस्टीन अपने दूसरे शिप ज़ेरेगो को जांच के लिए मार्स पर भेज देता है ताकि वो उस अनजान शख्स के बारे में जान सके। अब इस चीज की खबर मेयर और उसके एस्ट्रोनॉट्स को पड़ती है और वो लोग कॉमरोव को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें कॉमरोव की अहमियत का पूरा ज्ञान था। वहीं मेयर को शुरू से ही गोल्डस्टीन पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो बिना देरी के कॉमरोव को छुपाने में जुट गए। थोड़ी देर के बाद शिप पर 2 सोल्जर्स की एंट्री होती है, जिनका नाम एडम और एडवर्ड होता है। यहाँ उनके हाथों में गन भी थी, इसलिए वो उसके दम पर उन सभी को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो उन सभी से उस ब्लैक बॉक्स को वापस करने को कहते हैं। अब खुद को मुसीबत में देखकर एडम और एडवर्ड को ब्लैक बॉक्स दे दिया जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवा ने जांच में देखा कि हाल ही में ढूंढे पत्थर पर कुछ लाश ऐसे भी थे जिससे पृथ्वी और मार्स की दूरियां और कम हो जाती है। असल में उस पत्थर पर जो डीएनए पाया गया था वो कॉमरोव के शरीर में पाए गए डीएनए से मैच खा रहा था, मगर हैरानी की बात ये थी कि पत्थर पर कुछ मिनरल्स और पदार्थ ऐसे भी थे जो पृथ्वी के मिनरल से हूबहू मिल रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि पृथ्वी और मार्स के बीच में कुछ कनेक्शन ऐसे भी थे जिनसे पृथ्वी के लोग कई सालों और सदियों से अनजान रह रहे थे। अब तक ईवा ने जो कुछ भी जानकारी इकट्ठी करी थी वो एक ऐसा खुलासा था जिस जानकर पृथ्वी के लोग हैरान हो सकते थे, और इससे सबसे ज्यादा फायदा उस कंपनी और इस बात को बताने वाले को मिल सकता था। वही यान समय के साथ खुद को स्पेसशिप में फंसते हुए देख रहा था और उसने वहाँ से जाने का मन बना लिया था, इसलिए उसने इस जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। वो सोचता है कि वो इस जानकारी को गोल्डस्टीन के भेजे गए गार्ड्स के साथ शेयर करेगा ताकि वो बदले में उनसे खुद को और बाकी लोगों को पृथ्वी पर ले जाने की एक्सचेंज डील कर सके। पर यान की ये बात महज सोचने तक ही रह जाती है, क्योंकि शिप में कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऐसे भी थे जिन्हें इस खुफिया जानकारी की अहमियत पता थी और वो इस जानकारी को किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते थे।
इसलिए वो यान को समझाते हैं कि वो इस जानकारी को किसी के साथ न बांटे। वहीं दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं जो कोमरोव से बात करने पहुंचती है। यहाँ जीन कोमरोव पर अपना हाइप्नोसिस इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि वो कोमरोव के पीछे छिपे सभी राजों को जान सके। अब जीन कोमरोव से हाइप्नोसिस की परमिशन लेती है, जहाँ कोमरोव शुरू में कुछ अटपटी बातें करता है जिससे जीन को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर आखिर में कोमरोव खुद ब खुद हाइप्नोसिस के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद जीन धीरे से कोमरोव पर अपना जादू चलाने लगती है, जहाँ वो उसे अपनी पुरानी यादों में जाने को कहती है। तब कोमरोव उस पल को याद करने लगता है जब वो अपने स्पेसक्राफ्ट से मार्स की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर बीच रास्ते में उसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और स्पेसक्राफ्ट क्रैश होकर आग के गोले में तब्दील होने लगता है। उसी गर्मी के पल को कोमरोव फिर से महसूस करने लगता है। इस समय कोमरोव और जीन के बीच कई सारी सीक्रेट बातें होती हैं, जहाँ कोमरोव उसे बताते हैं कि कैसे मार्स उसके आने का सदियों से इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिप पर वो एस्ट्रोनॉट्स के एंट्री होते हैं जिनका नाम एलन और जेमा था। यहाँ ये दोनों जिलियन कंपनी के द्वारा भेजे गए थे ताकि वो इनके शिप को ठीक कर सके। पर तभी हमें पता चलता है कि जेमा का मेयर के साथ कुछ पुराना रिश्ता रह चुका है। कुछ साल पहले जेमा मेयर के लिए काम किया करती थी, यानी कि वो इस शिप पर आने वाले उन एस्ट्रोनॉट्स में शामिल होने वाली थी, मगर किसी चीज ने उसे मेयर के साथ काम करने से रोक दिया था और इसका खुलासा भी कुछ पल बाद ही हो जाता है। जब जेमा मेयर की असलियत सबके सामने लाती है, वो बताती है कि आज से ठीक 4 साल पहले मेयर का मार्स पर सर्चिंग मिशन चल रहा था, जिस बीच रोवर के जरिए मेयर को एक चौंका देने वाली तस्वीर मिलती है। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद जीन की ही थी और यही वजह थी जिस कारण उसने जीन को इस मिशन पर लाने की ठानी। इस सीन से एक बात साफ हो जाती है कि जीन का मार्स के साथ कुछ न कुछ रिलेशन तो जरूर है, मगर पूरी सच्चाई क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं जीन, जो कि मेयर के मकसद से बिल्कुल अनजान थी, मार्स के लिए निकल पड़ती है, मगर उसे भी जल्द ही पूरी सच्चाई का पता लगने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेयर ने सभी लोगों से असली वजह और कारण छिपा कर रखा था और वही जीन का इस मिशन में बहुत बड़ा रोल इस्तेमाल होने वाला था। खैर, इस बात को जानने के बाद यान का मेयर से पूरी तरह से विश्वास उठ जाता है और वो खुद को धरती पर ले जाने के लिए उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि यान ने यह ठान लिया था कि वो मेयर के इस मिशन में कोई सहयोग न करके गोल्डस्टीन की मदद करेगा ताकि वो उसके जरिए पृथ्वी पर वापस जा सके। इसी बीच जेमा और एलन शिप को ठीक करने में लग जाते हैं, मगर यहाँ जेमा ने देखा कि एआई आयरीन उनके एक्सेस को इस्तेमाल करने से रोक रही थी। अब इसकी जड़ तक जाने के लिए साइमन एआई के डेटा को खंगालने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि आयरीन अब खुद को इवॉल्व करते हुए समय के साथ बदल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जीन को कोमरोव के जरिए पता चलता है कि वो पृथ्वी और मार्स के बीच में एक अहम लिंक का किरदार निभा रही है, इसलिए जीन को अपने अस्तित्व पर शक होने लगता है। जिसके बाद कोमरोव उसे एक लोकेशन की जानकारी देता और बताता है कि जब तुम इस लोकेशन पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ सभी रहस्यों का जवाब मिल जाएगा। अगले सीन में हम जीन और कोमरोव को देखते हैं, जहाँ कोमरोव पर हाइप्नोसिस चल रहा था, मगर तभी बीच में कुछ ऐसा हुआ जहाँ कोमरोव ने जीन को कुछ ऐसी बात बता दी जिन्हें सुनकर उनके होश उड़ गए और कुछ समय बाद वो अपने सामान को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वहीं जब साइमन को उसकी नामौजूदगी की खबर मिलती है तो वो उसकी चिंता करते हुए जीन को ढूंढने का फैसला करता है। इसी दौरान वो जेमा को भी अपने साथ ले जाता है। वहीं मेयर के जरिए यान को समझाया जाता है कि उसे किसी भी जिलियन सोल्जर को अपने शिप के अंदर दाखिल होने से रोकना होगा। इसी तरह जीन पैदल चलते हुए पिरामिड के शेप में बने पत्थर के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद वो आगे की ओर निकल पड़ती है और सिर्फ कुछ पलों के बाद उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। दरअसल जीन का एक पैर कुछ पत्थरों के बीच में फंस जाता है। जब जीन अपने आखिरी पलों को गिन रही थी तभी वहाँ साइमन और जेमा पहुंच जाते हैं और वो दोनों उसकी सही समय पर जान बचा लेते हैं। इस तरह जीन की जान बचाने के बाद वो तीनों जीन के इशारों पर अपने आगे के सफर को स्टार्ट कर देते हैं। वहीं शिप पर यान के सामने एडवर्ड और एडम आ जाते हैं और वो अंदर आने के लिए यान से गेट खोलने के लिए कहते हैं, मगर यान को मेयर की बात याद आती है और वो कुछ समय तक सोच विचार करने लग जाता है। इसी दौरान मेयर और बेसिल एआई आयरीन की जांच शुरू कर देते हैं और तब बेसिल आयरीन को फिर से रीबूट करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ यान काफी सोच विचार के बाद शिप के गेट को खोलकर उन सोल्जर्स को अंदर आने देता है। दरअसल उसका सोचना था कि वो कोमरोव को उनके हवाले करके अपने आप को उनके साथ शामिल कर लेगा और तब वो उसे अपने साथ धरती पर वापस ले जाएंगे। फिर एडम और एडवर्ड के अंदर आने के बाद वो दोनों सभी लोग को कैद कर लेते हैं, जिसके बाद वो कोमरोव को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। मगर तभी बेसिल एआई आयरीन को पूरी तरह से रिबूट कर देता है, जिसके कारण शिप की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और तभी अचानक कोमरोव उन दोनों सोल्जर्स की आंखों के सामने से छूमंतर हो जाता है। फिर एडम और एडवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो शिप पर मौजूद सभी लोगों से सच उगलवाने की ठान लेते हैं। मगर तभी अलेक्जेंड्रो को अपने कंप्यूटर से जानकारी मिलती है कि मार्स पर एक खतरनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ एडम और एडवर्ड को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए वो बाकियों को यहीं छोड़कर अपने शिप पर वापस जाने का फैसला करते हैं। मगर तभी अचानक यहाँ कोमरोव आ जाता है। अब कोमरोव उन्हें बताता है कि वो उन दोनों के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार है।
जिसके बाद एडम और एडवर्ड उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। मगर इस बीच यान उन दोनों से उसे भी अपने साथ ले जाने को कहता है, पर एडम उसकी बातों को अनसुना कर वहाँ से जाने लगता है। अब ये बात यान को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उन्हें कहता है कि अगर वो उनकी मदद ना करता तो वो कोमरोव को कभी भी हासिल नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें उसे भी अपने साथ ले जाना चाहिए। पर हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी एडम उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद यान उन पर अपनी गन तान देता है और उनसे मदद करने को कहता है, पर एडम इस पर भी उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है। एडम उसे समझाता है कि अगर वो गोली शूट करता है तो वो शिप को डैमेज कर देगा, जिसके कारण वो अपनी जान के साथ साथ बाकी सबकी भी जान खतरे में डाल सकता है। अब यान के सामने दो रास्ते थे, या तो वो गन को नीचे करके अपने साथियों की जान बचाए, या वही गन से शूट करके हर किसी की जान को खतरे में डाल दे। लेकिन यान तीसरे रास्ते को चुनते हुए कोमरोव के सीने में गोली मारता है, जिस कारण कोमरोव ऑन द स्पॉट घायल होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जीन और उसके साथी घूमते घूमते बंकर में दाखिल हो जाते हैं तो अचानक जीन के सीने में दर्द होने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोमरोव और जीन के शरीर में कुछ न कुछ लिंक था, इसलिए कोमरोव की चोट लगने पर जीन को भी ठीक उसी जगह दर्द का सामना करना पड़ता है। अब साइमन जीन की हालत देख उसकी मदद करने की सोच लेता है, यहाँ तक कि वो मार्स जैसे ग्रह पर अपने हेलमेट को उतार देता है। मगर साइमन को असल हैरानी तब होती है जब उसे सांस लेने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ये कोई करिश्मा था या कोई रहस्य, भगवान ही जाने। पर साइमन इस मौके का सही फायदा उठाता है और वो जीन को सांस देने लगता है। इस तरह काफी मेहनत के बाद जीन की आंखें खुल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी मुशक्कत के बाद भी कोमरोव की जान बच नहीं पाती। अब इस रहस्य का जल्द ही खुलासा भी होने वाला था। जीन और उसके साथी रोशनी का पीछा करते हुए एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें अपने सामने कोमरोव दिखाई देता है जो जिंदा खड़ा था। यहाँ कोमरोव का जिंदा होना हमारे लिए बड़े ही हैरानी की बात थी। वहीं जीन और बाकी लोग इस बात से अनजान थे कि कोमरोव की पहले ही मौत हो चुकी है। असल में सामने वाला कोमरोव मार्स के कई अनसुलझे रहस्यों में से एक और रहस्य था। अब वो भी बिना शक के सामने खड़े कोमरोव से उसके यहाँ आने के बारे में पूछता है, जिस पर सामने खड़ा कोमरोव अब एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाना शुरू कर देता है। उसे बताया कि कैसे मार्स पर कई सदियों पहले प्रजाति रहा करती थी, मगर समय के साथ साथ उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, जिस कारण उन्हें एक दूसरे को मारकर जिंदा रहना पड़ रहा था। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि वो प्रजाति कोई और नहीं बल्कि खुद इंसानों की थी। असल में इंसानों ने मार्स पर पहला कदम नहीं रखा था, बल्कि मार्स की प्रजातियों ने धरती पर पहला कदम रखा था, जहाँ उन्होंने धरती को अपने वंशज से भर दिया था। यानी कि मार्स की प्रजाति हम इंसानों की पुश्ते हैं। इसी बीच हम मेयर को देखते हैं जो खुद को एडम से छुपाते हुए जीन की तलाश में यहाँ तक पहुँच जाता है। मेयर जब कोमरोव को जिंदा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं सामने खड़ा कोमरोव अपने आगे की बात बताता है, जहाँ मार्स और खुद उसने जीन के यहाँ आने के लिए कई सालों का इंतजार किया है। अब ये बात आगे चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एडम भी पहुँच जाता है। असल में एडम ने मेयर के एब्सेंस को भांप लिया था और इसीलिए वो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। वहीं एडम के हाथ में गन थी, जिसकी बदौलत वो मेयर को धमकी देने लगता है। लेकिन तभी जीन मेयर के सामने आकर उनकी जान बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच वो कोमरोव से उसकी मदद मांगती है ताकि वो मेयर की और खुद की जान बचा सके। असल में कोमरोव चाहता था कि जीन वापस धरती पर जाकर इस बात का डिसीजन ले कि ह्यूमैनिटी को जिंदा रहने के लिए एक दूसरी चांस की जरूरत है या नहीं। कोमरोव जीन को मरता हुआ नहीं देख सकता था और तभी अपनी इमेजिनरी पावर के इस्तेमाल से वो एडम की ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक कर देता है और इस तरह एडम की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद जीन और बाकी लोग सुरक्षित अपने शिप की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं शिप पर अलेक्जेंड्रा ने एडवर्ड और अपने साथी यान की जान ले ली थी, क्योंकि वो दोनों लोग बाकी सभी के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। वहीं जब जीन और बाकी लोग शिप पर वापस आते हैं तो उन्हें यान की डेड बॉडी दिखाई देती है। अलेक्जेंड्रा उन्हें बताती है कि यान ने उनकी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी है। खैर, इस बात के बाद जेमा अपने शिप ZZ-2 पर जाती ताकि वो अकेले ही धरती पर वापस जा सके। वहीं जीन का शिप पृथ्वी पर कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो सभी लोग जेमा से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो तूफान के आने से पहले उसे अपने साथ आने के लिए मना सके। मगर काफी कोशिशों के बावजूद भी उनका जेमा का शिप से कोई कनेक्शन नहीं बन पाता, इसलिए वो सभी रोवर पर सवार होकर उसके शिप की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं ZZ-2 के करीब आने पर उनका जेमा के शिप से कनेक्शन मैच हो जाता है। अब मेयर जेमा से बात करके उसे मदद करने के लिए राजी करने लगता है। यहाँ मेयर उसे बताता है कि वो अपनी सभी गलतियों के लिए शर्मिंदा है, यहाँ तक कि वो अपने सारे मिशन को भूलकर सिर्फ अपने लोगों की जान बचाना चाहता है। इस तरह जेमा को उनके लिए फिक्र होने लगती है और तब वो ZZ-2 का गोल्डस्टीन से पूरा कनेक्शन तोड़कर उन सभी को अपने शिप पर आने देती है। वहीं गोल्डस्टीन को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो जेमा के इस फैसले से सहमत नहीं होता। इस तरह वो सभी जेमा के साथ पृथ्वी की तरफ निकलने की सोच लेते हैं, मगर तभी शिप पर कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है। इस इशू से जाहिर था कि यह सब AI आयरिन की वजह से हो रहा था। असल में AI आयरिन को मार्स की किसी अनजान शक्ति ने अपने काबू में कर लिया था और वो अनजान शक्ति उन सभी को वापस धरती पर जाने से रोक गए थे। वहीं जीन, जिसे मार्स पर हुई सभी यादें उसके दिमाग में तंग कर रही थी, तभी इसने खुद पर काबू रखा और AI से कांटेक्ट करने की कोशिश करे।
असल में कमरोव ने जीन को बताया था कि इसमें ह्यूमन और मार्शियन एआई के बीच की तार थी जो उन दोनों को बांध कर रखी हुई थी, इसलिए वो आसानी से उस एआई को अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर वो शिप को धरती पर जाने के लिए कमांड दे देती है। मगर तभी शिप के सामने एडम आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो शिप को डैमेज करने लगता है, लेकिन जीन ने सोच लिया था कि वो बाहर जाकर उसका सामना करेगी, इसलिए वो अगले ही पल एडम के सामने चली जाती है। अब जीन एडम से लड़कर उसे रोकने में कामयाब हो जाती है, मगर तब तक शिप अपने टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। अब जीन समझ जाती है कि वो चाहकर भी अपने शिप पर वापस नहीं जा सकती, इसलिए वो अपने आखिरी पलों में सभी दोस्तों को अलविदा कहकर खुद का बलिदान दे देती है। इस तरह जीन को मार्स पर छोड़कर वो शिप पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। मैकेनिक कैंप में गोल्डस्टीन अपनी बीमारी से रिकवर हो जाता है और वो खुद मार्स पर जाने का फैसला करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल फिल्म एडिट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।